गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैप्पी टीचर्स डे। आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं राजेंद्र सिंह चारण। आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री का एक टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजी यौगिक। यह टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। आज से ही हमारी लाइव क्लासेज स्टार्ट रहेगी जो डेली चलेगी। बोर्ड सिलेबस की जो क्लासेज है वो हम लगभग इसी टाइम लेंगे और इसी के साथ में जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स है वो वाले। इसके अलावा जो जनरल कंपटीशन के अंदर जो जनरल साइंस है, जैसे आपका रीट है, कांस्टेबल है, पटवारी है या कोई सिविल सर्विस का एग्जाम्स है, उन सब की साइंस के पेपर्स हम सॉल्व भी करेंगे, पुराने पेपर्स भी, और टॉपिक वाइज हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। इसी के साथ कांस्टेबल के एग्जाम की डेट आ चुकी है तो वो भी हम टॉपिक वाइज सिलेबस शाम के टाइम में लाइव क्लास के अंदर वो स्टार्ट कर देंगे। ये क्लास हमारी यूट्यूब पर और फेसबुक पर दोनों चैनल पर अवेलेबल रहेगी। चलिए अभी अपन आज 12th का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना किसी ज़्यादा टाइम ख़राब किए हुए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा लिंक को शेयर करें और अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजी यौगिक। इस उपसहसंयोजी यौगिक का मतलब क्या होता है? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ हमें समझने के लिए देखना पड़ेगा कि हमें ये पढ़ना है सॉल्ट कितने टाइप के हो सकते हैं। लवण जिसको अपन बोलते हैं, लवण कितने प्रकार के हो सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आप उन एग्जांपल्स को देखें और आइडेंटिफाई करें कि ये इनमें डिफरेंस क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल मैं लेता हूं NaCl का, या इसके साथ मैं लिख सकता हूं KCl, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड। दूसरा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा जैसे अपना एलम, पोटास एलम, फिटकरी, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O। और तीसरा एग्जांपल मैं ऐसा लेना चाहूंगा K4 FeCN6। अब इन तीन एग्जांपल्स को आप देखिए और तीनों एग्जांपल्स में देखिए NaCl, KCl, इसमें आपको एक छोटा कंपाउंड दिख रहा है जिसके अंदर Na प्लस और Cl माइनस, एक पॉजिटिव पार्ट है एक नेगेटिव पार्ट है। ठीक ऐसा ही इसमें भी है, एक पॉजिटिव पार्ट है एक नेगेटिव पार्ट है। तो जब इसमें सिंपल अपने को एक धनायन एक ऋणायन, एक कैटायन एंड एक एनायन अगर अपने को मिल रहा है तो ये वाला सॉल्ट जो हुआ वो सिंपल सॉल्ट हुआ या साधारण नमक हुआ, जिसको अपन बोल देंगे सिंपल सॉल्ट या साधारण नमक, जिसमें एक धनायन और एक ऋणायन है। लेकिन दूसरे एग्जांपल में आप देखिए K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O। देखने में एक लंबा चौड़ा सूत्र दिखता है, लेकिन जितना लंबा चौड़ा और हार्ड दिखता है ऐसा हार्ड है नहीं है। इसके अंदर ये 24 H2O तो आप क्रिस्टलीय जल है, क्रिस्टलाइन वाटर, इसको अलग कर दीजिए। अब आप पीछे बचे हुए दो फॉर्मूलों को देखिए, K2SO4 यानी पोटेशियम का सल्फेट, तो ये आपका पॉजिटिव आयन हो गया और ये नेगेटिव आयन हो गया। ठीक इसी टाइप से इसमें एल्यूमिनियम पॉजिटिव आयन हो गया, सल्फेट नेगेटिव आयन हो गया। तो आप देखोगे कि इसमें एक प्लस माइनस वाला फॉर्मेट है, दूसरा एक प्लस माइनस वाला कॉम्बिनेशन और है। इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने लिए अगर हम सिर्फ इसकी एक की बात करें और इससे कंपैरिजन करें तो जैसा हमारा NaCl सिंपल सॉल्ट था उसी टाइप से K2SO4 भी एक सिंपल सॉल्ट हो गया। ये सोडियम का क्लोराइड था, ये पोटेशियम का सल्फेट हो गया, या आप इसको इससे कंपैरिजन कर लीजिए, ये पोटेशियम का क्लोराइड था, ये पोटेशियम का सल्फेट हो गया, तो ये भी एक सिंपल सॉल्ट हुआ। ठीक इसी टाइप से ये दूसरा वाला देखिए, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट भी अपने आप में क्या है, एक सिंपल सॉल्ट है। ये सिर्फ वैलेंसी लगी हुई है, आप देखो सल्फेट की संयोजकता यहां लगा दी, एल्यूमिनियम की संयोजकता यहां लगा दी, तो इससे एक एल्यूमिनियम का सल्फेट है एक पोटेशियम का सल्फेट है। ये दो सॉल्ट जो वाले सिंपल सॉल्ट थे, ये दो सिंपल सॉल्ट क्रिस्टलीय जल के साथ में जुड़ करके दोनों एक साथ आ गए। जब अकेला सॉल्ट था तो हम उसको सिंपल सॉल्ट या सिंगल सॉल्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर दो सॉल्ट एक साथ है इसलिए हम इसको डबल सॉल्ट बोलते हैं, या हिंदी में अपन इसको द्विक लवण बोलेंगे। इस दूसरे वाले को क्या बोलेंगे अपन, द्विक लवण। अब देखिए, पहला वाला साधारण लवण सिंपल सोल्ट, दूसरा वाला द्विक लवण डबल सोल्ट, लेकिन तीसरा एक और होता है जिसको अपन कॉम्प्लेक्स सोल्ट बोलते हैं। अब यहां आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह वास्तव में सॉल्ट नहीं होता है। इसको अपन समझने के लिहाज से भले ही सॉल्ट बोल रहे हैं कि सॉल्ट को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, पहला सिंपल सॉल्ट, दूसरा डबल सॉल्ट और तीसरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं होता, एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं।
यानी कि सॉल्ट की एक जनरल डेफिनेशन, और हम इनको अलग कैसे कर पाएंगे कि सॉल्ट जो होता है वो पानी में घुल जाता है, लेकिन जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है वो पानी में घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि देखने में आपको जो डबल सॉल्ट है ये भी एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला दिखता है और कॉम्प्लेक्स वाला भी एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला दिखता है, लेकिन इन फॉर्मूला में आप बेसिक डिफरेंस क्या देखोगे, ये प्रैक्टिकली अगर आपको इसमें डिफरेंस करना हो तब आप देखोगे कि डबल सॉल्ट को जैसे ही आप पानी में घोलोगे वो डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। तो जो चीज घुल जाती है वो लवण होती है, वो सॉल्ट हो जाएगा। तो उसको हम दो सॉल्ट एक साथ में, इसलिए अपन उसको द्विक लवण या डबल सॉल्ट बोलते हैं। जबकि आप इस कंपाउंड को पानी में घोलेंगे तो ये पानी में नहीं घुलेगा। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। अब एक छोटा सा अंतर आपसे ऐसा पूछ ले कि द्विक लवण को और कॉम्प्लेक्स को अगर आपको सेपरेट करना हो या पहचानना हो या आइडेंटिफाई करना हो कि दोनों में से कौन सा आपका कॉम्प्लेक्स है और कौन सा डबल सॉल्ट है, तो सिंपल सा आंसर आपको यही देना है कि जो जल में घुल जाए, जल में विलेय या सॉल्युबल इन वाटर, तो वो आपके लवण होते हैं, और जो जल में नहीं घुलते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्लियर? ये तो हुआ आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब फिर आते हैं कि इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है ये एक्चुअल में होते क्या हैं, क्या फर्क है इनमें और सिंपल लवण के अंदर, उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका, इनके अंदर अभी मैंने जो एग्जांपल्स लिया था मैं उसको वापस लिख रहा हूं। K4FeCN6, इसमें आप देखिए इस टाइप के जो भी कंपाउंड होंगे, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, CONH3 का होल 6 Cl3, या मैं एक कंपाउंड और ले लेता हूं NiCO4। आप इनमें किसी में भी देखिएगा, हर एक कंपाउंड आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट में मिलेगा, बड़े कोष्ठक के अंदर मिलेगा। इसकी लिखने के अंदर थ्योरी में आप अगर इसको प्रैक्टिकली पहचानना है तब तो आप पानी में घोल के देख लीजिएगा, नहीं घुलता है वो आपका कॉम्प्लेक्स है। और अगर हमें थ्योरेटिकली इसको पहचानना है तो आप देखोगे ये बड़े कोष्ठक के अंदर लिखे हुए होते हैं, और इसके अंदर जो इसकी आगे डिटेल्स हमें पढ़ाई गई वो एक साइंटिस्ट का नाम था वर्नर। तो हम आगे जो पढ़ेंगे वो वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। वर्नर्स थ्योरी में आपको ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर वर्नर थ्योरी के साथ में शुरू होता है, लेकिन अभी जो राजस्थान बोर्ड की बुक चल रही है उसके सिलेबस में से वर्नर थ्योरी है नहीं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, अगर हम वर्नर थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे तो ये टॉपिक हमारे समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि स्टार्ट ही वर्नर थ्योरी से होता है ये चैप्टर। अब हम इस टॉपिक को जो स्टार्ट करेंगे वो वर्नर थ्योरी के साथ में शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिएगा वर्नर्स थ्योरी। इसी के अकॉर्डिंग अपन इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे और इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। अब वर्नर थ्योरी के अंदर देखिए, वर्नर के अकॉर्डिंग दो बातें इंपॉर्टेंट रही। वर्नर कहता है कि इसके अंदर जो धातु होता है वो दो प्रकार की संयोजकताएं दिखाता है। दो प्रकार की संयोजकता शो करता है, और उन दोनों प्रकार की संयोजकताओं के टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, मेटल जो होता है वो इसमें टू टाइप्स की वैलेंसी को शो करता है। पहली वैलेंसी जो होगी वो होगी आपकी प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता। और जो दूसरी वैलेंसी होगी उसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, या द्वितीयक संयोजकता। अब आपको यह पहचानना है कि प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, सेकेंडरी संयोजकता क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। इनको पहचानने के बहुत सिंपल से तरीके हैं। देखिए, एक कंडीशन इसने वर्नर ने साथ में बताई थी कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो हमेशा नेगेटिव आयन से बैलेंस होती है। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो हमेशा ऋणायनों से संतुष्ट होती है, ऋणायनों से संतुलित होती है, यानी कि उसके अंदर ऋणायन का होना जरूरी है, वो उसकी प्राथमिक संयोजकता दिखाएगा। जबकि
वर्नर सेकेंडरी वैलेंसी के लिए द्वितीयक जो संयोजकता है उसके लिए वर्नर कहता है कि वो आपका कोई नेगेटिव आयन भी हो सकता है और कोई उदासीन या न्यूट्रल आयन भी हो सकता है। ध्यान रखिए दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है। गलती से हम लोग क्या इसको पॉजिटिव आयन भी बोल देते हैं। पॉजिटिव हमेशा धातु खुद होता है, कभी भी कोई उसका लिगेंड जो होता है वो पॉजिटिव नहीं हो सकता है। बहुत रेयर है, एक दो उसके अपवाद हैं, उसके बारे में कभी अपन चैप्टर के अंदर डिटेल से बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो ऋणायनों से संतुष्ट होती है, बैलेंस विद नेगेटिव स्पीसीज, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो आपका नेगेटिव से भी हो सकती है और उदासीन से भी हो सकती है। जैसे देखिए अभी मैंने एग्जांपल लिखा था K4 FeCN6, तो इस ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो तो एंटी आयन है। आपको सिर्फ ये देखना कि इसके अंदर कौन है। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले है वो आपका धातु है जिसको अपन मेटल बोलते हैं। इसके अलावा इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है वो आपका लिगेंड है और उसी के साथ आपको संयोजकता देखनी है। अब देखिए इसमें कौन है, Cn, और आपको पता है कि Cn को हम ऐसे लिखते हैं Cn-, तो ये नेगेटिव स्पीसीज हुई। एक एग्जांपल मैंने अभी और लिखा था, मैं इधर लिख देता हूं, CONH3 और Cl3। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर यहां पर आप देख रहे हो अमोनिया है और अमोनिया को अपन NH3 ही लिखते हैं। इसके ऊपर कोई भी प्लस या माइनस का सिंबल नहीं होता है। ये आयन की फॉर्म में नहीं है, कंपाउंड की फॉर्म में है, ये उदासीन है, यानी कि ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है। अब अपन इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि यहां पर मान लीजिए इस फॉर्मूले को मैं चेंज कर देता हूं, CONH3 का होल थ्राइस, इस Cl3 को मैं अंदर ले लेता हूं। अब देखिए अब इसके अंदर ये आपका न्यूट्रल है और ये आपका नेगेटिव स्पीसीज है, तो सेकेंडरी वैलेंसी आपके दोनों से बैलेंस हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे नेगेटिव हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे उदासीन हो। सेकेंडरी वैलेंसी के लिए आपको ध्यान में यह रखना है कि वो आपका उदासीन भी हो सकता है, वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ये वर्नर ने कहा था, ठीक है। इसके बाद हम आगे का टॉपिक अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू।